तो हेलो एवरीवन। ऑलरेडी स्वागत है आपका पीडब्ल्यू के सार्थक बैच में, जिसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में ले लिया था। और लास्ट क्लास में हमने फिनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करी थी एएस और आईएफआरएस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलोंग विद द डिटेल्ड कंसेप्ट। तो इसी तरीके से आपने अपनी रिवीजन करनी है। और इस सार्थक बैच में हम अकॉर्डिंगली हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हमारे पास मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की हम डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था होमवर्क में, अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बट येस, अभी हम उस क्वेश्चन की पहले डिस्कशन करेंगे और फिर हम लेक्चर नंबर 2 अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो है इसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्लास में था उसको देख लेते हैं, जो कि आपका रीसेंट अटेम्प्ट में आया था। 2023 में ये क्वेश्चन आया था और जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से हम इक्वेशंस में चेंजेस करेंगे इसको हम देख लेते हैं। तो आपसे ये जो इक्वेशन है रिगार्डिंग द कैपिटल एट द एंड, हमारे पास कितना है, कैपिटल एट द बिगनिंग कितना है, इस इक्वेशन में कुछ भी आपके पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशन की बात करते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल से रिलेटेड किस तरीके से जो कैपिटल हमारे पास बढ़ती या घटती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ईयर एंड ईयर बिगनिंग, यहाँ पे ये हमारा ईयर बिगिन हो रहा है और ये हमारा ड्यूरिंग द ईयर और ये हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो बिगनिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल से मेरा ये मतलब भी हो सकता है जो मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, अगर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो सकता है। या फिर मेरा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी में आ रहा है तो पिछले साल के एंड डे पर जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल थी वो मेरे पास इस पर्टिकुलर ईयर 1 बिगनिंग पे मेरे पास ये ओपनिंग कैपिटल बन जाएगी। तो ये जितनी भी कैपिटल होगी, मान लीजिए से 1 लाख रुपीज, इस 1 लाख की कैपिटल का यूज करके अब मैं नए साल में अपना बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूटी में रख रहा हूं। तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाया होगा या लॉस इंकर्ड करा होगा। मतलब ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ मुनाफा कमाया या मैंने जो घाटा है वो मेरे बिजनेस में आया। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट है तो मैं अपनी कैपिटल में ऐड कर दूंगा, और अगर मेरे पास लॉस है तो मैं अपनी कैपिटल से माइनस कर दूंगा, मेरी कैपिटल घट जाएगी, जिसे हम इरोजन ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है प्रोप्राइटर को, ओनर को ड्यूरिंग द ईयर कुछ पर्सनल पर्पस के लिए फंड्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने बिजनेस से फंड्स जो है वो निकाल लिया हो। तो बिजनेस से जब हम फंड निकालेंगे तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, तो हमारे पास अगेन जो विड्रॉल है वो आ जाएंगे। 1 लाख से मैंने स्टार्ट करा था और मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी, मैंने 10,000 निकाल लिए। सो सिंपल, अब मेरे पास 90,000 रुपए हैं। मैंने कुछ मुनाफा कमाया तो इससे मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो उसे मैं अकॉर्डिंगली ऐड ऑन कर दूंगा। और ईयर एंड पर ये मेरे पास ईयर 1 का एंड आ गया, और ये मेरे पास जो मेरी एंडिंग कैपिटल है या जो मेरी क्लोजिंग कैपिटल है ये मेरे पास निकल कर आ जाएगी। तो इसे हम लेजर की फॉर्म में भी देख सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल है, प्रॉफिट साइड है तो मतलब मैं डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करूंगा, लॉस है तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करूंगा, विड्रॉल है क्रेडिट साइड विड्रॉल करूंगा। सो आप लेजर के फॉर्म में भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो क्वेश्चन करने में। तो इक्वेशन मेरे पास ये निकल कर आ रही है, ओपनिंग कैपिटल में मैंने जो प्रॉफिट अर्न करा उसे हम ऐड कर देंगे, और अगर मेरा लॉस इंकर्ड हुआ उसे हम माइनस कर देंगे। मैंने कुछ अगर बिजनेस से विड्रॉल किए हैं तो वो विड्रॉल मेरे माइनस हो जाएंगे और मेरे पास ये क्लोजिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा। बट क्वेश्चन में देखेंगे तो आपसे पूछा क्या है, आपसे ओपनिंग कैपिटल पूछा है। तो ओपनिंग कैपिटल को हम यही रख के बाकी की चीजें हम राइट हैंड साइड पर भेज देंगे। सो हमारे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्लोजिंग कैपिटल में से हम प्रॉफिट को माइनस करेंगे, लॉसेस को ऐड करेंगे, और जो अमाउंट हमने विड्रॉ करा है उसे हम ऐड करेंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी जो ओपनिंग कैपिटल की है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर पूछा जाता तो अकॉर्डिंगली आप चेंजेस कर लेते। तो आप देख सकते हैं हमारे पास कौन सी इक्वेशन यहाँ पर सही आ रही है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल जो हमने इंट्रोड्यूस करा, उससे हमारी कैपिटल जो है, अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूं तो प्रॉफिट है, मेरी कैपिटल बढ़ रही थी, इंट्रोड्यूस करूंगा तो वो भी मेरे पास जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कैपिटल इंट्रोड्यूस अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर करी है उससे मेरी कैपिटल बढ़ेगी, वो मैं यहां पर प्लस करूंगा तो जिससे मेरी क्लोजिंग कैपिटल निकलेगी। तो यहां पर हमारे पास एक और कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, क्या,
कैपिटल इंट्रोड्यूस, और यहां पर अगर ये प्लस है तो वहां जाके आपके पास माइनस हो जाएगा कैपिटल इंट्रोड्यूस। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर ये प्लस हो रहा है एडिशनल कैपिटल, सो ये आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। बी पॉइंट की बात करें तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, तो यहां राइट हैंड साइड पर जाकर हम एडिशनल कैपिटल को माइनस ही करेंगे। ड्राइंग्स की अगर हम बात करें, जो हमने पैसा निकाला, ड्राइंग्स हम प्लस कर रहे हैं लेकिन लॉसेस भी हमें प्लस करने हैं, लेकिन लॉसेस यहां पर क्या हो रहे हैं, माइनस, तो ये इक्वेशन भी आपके पास क्या हो जाएगी, रॉन्ग। सी पॉइंट पर चलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल, यहां तक हमारी इक्वेशन सही थी, प्लस ड्राइंग और प्रॉफिट हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या हो रहे हैं, माइनस, तो यहां पर भी प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, माइनस। तो अगर आप देखेंगे सी इक्वेशन आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। डी में क्या गड़बड़ है एक बार ये देख लीजिए, क्लोजिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, और अगर हम ड्राइंग्स की बात करेंगे तो ड्राइंग्स माइनस होती हैं, ड्राइंग्स प्लस होती है, लेकिन यहां पर हमने ड्राइंग्स को क्या कर रखा है, माइनस, तो यहां पर इक्वेशन नंबर डी जो है वो आपके पास अगेन गलत हो जाएगी। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, सी। अगर हम कुछ पैसा निकालते हैं तो हमारे पास कैपिटल कम होती है, माइनस कर रहे थे विड्रॉल, तो यहां पर विड्रॉल प्लस हो रहे थे, और सी पॉइंट में हमारे पास जो विड्रॉल थे वो प्लस हो रहे थे, इसलिए आपके पास जो सी इक्वेशन थी वो बिल्कुल क्या थी, करेक्ट। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, आई होप आपने कर लिया होगा। हमने ऑलरेडी इक्वेशंस बनाकर कोई भी कंपोनेंट निकालना हो इसकी डिस्कशन ऑलरेडी कर रखी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम आज के टाइम पे, अब हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं अपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के कुछ क्वेश्चंस की, तो स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है रेशियो एनालिसिस का। रेशियो एनालिसिस हमने फाइनेंशियल में भी करा था, कॉर्पोरेट में भी करा है। डिफरेंस क्या है, फाइनेंशियल में हम रिलेटेड इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर लेवल पर जो रेशियोज होती हैं उनके डिस्कशन ज़्यादा करते हैं, और कॉर्पोरेट में जो कॉर्पोरेट लेवल पर अर्निंग पर शेयर है, हमारे पास जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लेवल पर ज़्यादा चेक की जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, ROI की बात हो रही है। तो ROI की बात अगर हम करेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना मुनाफा कमाया। अब कभी भी आपके पास अगर रेशियो का मिक्स करके क्वेश्चन आए, जैसे आपको यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी दिया है, टर्नओवर रेशियो भी दिया है, आप पहले रेशियो का जो आपको सिंपल फॉर्मूला पता है उसे लिखें, उसके बाद जो रेशियो दिया हम उस रेशियोज को ब्रेक करेंगे ताकि हम अपने करेक्ट फॉर्मूला तक पहुंच पाए। ऐसा भी हो सकता है इन दो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन हो, ऐसा भी हो सकता है इनका डिवीजन हो। हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए जो हमें रेशियो निकालनी है उसका जो ओरिजिनल फॉर्मूला है सबसे पहले हम उसे देखेंगे। तो वो आपके पास है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न मतलब हम बात कर रहे हैं अपने प्रॉफिट की, और इन्वेस्टमेंट मतलब जो हमने पैसा अपने बिजनेस में लगा रखा है। आपको रेशियो दी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना विद रिस्पेक्ट टू सेल्स, तो ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट या EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम यूज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय सेल्स। ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हो गया। हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT, टैक्सेस नहीं है तो हम नेट प्रॉफिट भी लिख रहे हैं, दोनों सेम मान के चल रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और कैपिटल टर्नओवर रेशियो की बात करें, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो आप लेते हो, हमारा टर्नओवर कितना विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड एसेट। आप इसके अलावा डेटर टर्नओवर रेशियो लेते हो, हमारी क्रेडिट सेल कितनी विद रिस्पेक्ट टू आर डेटर्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब हमारा टर्नओवर कितना विद रिस्पेक्ट टू आर कैपिटल। तो कोई रेशियो अगर आपने नहीं करी है या नहीं फॉर्मूला याद है, आप दूसरी रेशियो से कंपेयर करके फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। सेम पैटर्न में हमारे पास फॉर्मूलाज जो है वो रेशियोज में आपको मिलेंगे। तो कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब हमने कितना टर्नओवर, कितनी सेल्स जनरेट करी विद रिस्पेक्ट टू आर कैपिटल, इसके लिए हम बात करते हैं कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। तो ये आपके पास हो जाएगा टर्नओवर डिवाइड बाय कैपिटल। अब आप इनको डिवीजन में भी लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हो। मेरे पास किसी भी तरीके से लिखूं, मेरे पास रिजल्ट ये आना चाहिए। अगर मेरे पास डिवीजन करके ये रिजल्ट मिल रहा है तो मैं डिवाइड करूंगा, अगर मेरे को मल्टीप्लाई करके मिल रहा है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स,
टू बी मल्टीप्लाई विद टर्नओवर, जो कि आपके पास सेल्स एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल हमें चाहिए था, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल। तो यहां पर हमारे पास वो चीज आ चुकी है, सेल्स और सेल्स आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब मैं यहां पर इन दो रेशियो को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। अगर आप गलती से यहां पर डिवाइड कर देते हैं, आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स होल डिवाइड बाय सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल। तो कहीं ना कहीं आपके पास ये इक्वेशन नहीं मिलेगी और आपके पास सही रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपके पास जहां रेशियो का मर्जर होता है, मींस दो या दो से ज्यादा रेशियो यूज करके सिंगल रेशियो हम बनाते हैं, उसमें आपको इस तरीके से वेरीफाई करना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास एक और भी है, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, जो कि है डुपॉन्ट एनालिसिस। जो तीन रेशियो को ऐड करके हमारा बनता है, दैट इज डुपॉन्ट एनालिसिस, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हमारे पास ये है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के कंपोनेंट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया कैपिटल टर्नओवर रेशियो से। तो अकॉर्डिंगली आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो दिया है 25% और कैपिटल टर्नओवर रेशियो दिया है 2 टाइम्स और 2%। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, दैट इज 50%। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, दैट वुड बी इक्विवेलेंट टू 50%, जो कि है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 50% कैपिटल हमारे पास, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो हम अर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन ऑल्दो सिंपल था, लेकिन आपसे गलती भी हो सकती है। अगर आप डिवाइड करते तो 12.5% भी हमें दे रखा है। तो सबसे जरूरी कंसेप्ट यहां पर ये है, आपने वेरिफिकेशन करना है कि मल्टीप्लिकेशन होगा या डिवाइड होगा। वो डिपेंड करेगा आपको कौन सी पर्टिकुलर कंपोनेंट और कौन सी रेशियोज एग्जाम में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करें। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस करा था, सेम पैटर्न पे। एक बार रीड करेंगे और कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। करंट लाइबिलिटीज हमें दी है किसी कंपनी की 2 लाख रुपए और करंट रेशियो दी है 2.5:1। आफ्टर दिस द कंपनी हैज पेड 1 लाख टू अ ट्रेड पेबल। जब हम 1 लाख पे करेंगे, इसका मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग करंट एसेट साइड पर हमारा कैश का बैलेंस कम होगा। मींस हम एंट्री पास करेंगे ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए से घट जाएंगी। और अगर ऐसा होगा तो आपके पेमेंट करने के बाद जो रेशियो होगी वो हमें बतानी है। तो सिंपली हमारे पास करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो हमारे पास है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और अभी हमें करंट रेशियो दे रखा है 2.5। करंट एसेट्स हमें नहीं पता और करंट लाइबिलिटीज हमें दे रखी हैं, दैट इज 2 लाख। तो कितना मेरे पास करंट एसेट हो कि मेरे पास करंट रेशियो 2.5 आए, या आप सिंप्लिसिटी के मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर आप रीड करना जानते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको फिर डिवीजन पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास करंट लाइबिलिटी 2 लाख है, करंट रेशियो 2.5 टाइम्स है, तो मेरे पास करंट एसेट्स कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू 5 लाख। 5 लाख होगा, 5 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, तभी मेरे पास ये 2.5 आएगा। और यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई दैट, और आपके पास यहां पर ये करंट एसेट्स निकल कर आ जाएंगी 5 लाख। करंट एसेट्स मेरे पास है 5 लाख और करंट लाइबिलिटीज आज के टाइम पे मेरे पास है कितनी, 2 लाख, और मेरी रेशियो निकल कर आ रही है 2.5। मैंने क्रेडिटर्स को 1 लाख की पेमेंट करी, तो पैसा देने से मेरे पास अकॉर्डिंगली कैश कम हो जाएगा, मेरी करंट एसेट घट जाएंगी और मेरे क्रेडिटर्स भी हैं वो भी घट जाएंगे। तो इसका मतलब मेरे पास करंट एसेट्स रह जाएंगी 4 लाख और करंट लाइबिलिटीज रह जाएंगी 1 लाख। और मेरे पास जो न्यू रेशियो निकल कर आएगी वो क्या आएगी, 4:1। अब अगेन यहां पर जो भी आपके पास इफेक्ट होगा, उस इफेक्ट को आपने अपने इक्वेशन में इनकॉर्पोरेट करना है। अगर आपने वो इफेक्ट सही इनकॉर्पोरेट करा, आपके पास यहां पर बैलेंस सही निकल कर आया, तो अकॉर्डिंगली आपके पास जो रेशियो है वो निकल कर आएगी। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन आपको बोले कि करंट रेशियो आज के टाइम पे हमारे पास 2.5 है, करंट लाइबिलिटीज हमारे पास 2 लाख है, कंपनी ने 1 लाख की मशीनरी खरीदी ड्यूरिंग द ईयर बाय कैश।
तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। करंट एसेट्स हमारे पास 1 लाख से कम हो जाएंगी क्योंकि मैंने कैश पे करा, बदले में नॉन करंट एसेट्स आ जाएगी, तो करंट लाइबिलिटी पे उस सिनेरियो में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास दोनों कंपोनेंट एक साथ ही कम होंगे, वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट का इफेक्ट कौन से कंपोनेंट पे पड़ रहा है। यहां पर क्रेडिटर्स पे भी पड़ रहा था और कैश पे भी पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने दोनों कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट करा था। अगर रिजल्ट एक कंपोनेंट पे आएगा तो आप एक कंपोनेंट पे रिजल्ट लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो दिस इज द आंसर 4:1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये है हमारे पास दिसंबर 2022। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है और हमें यहां पर निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन है नॉन कैश होता है, ध्यान रखिएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 10,000, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट्स हमें दी हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है और साथ ही साथ हमें रिजर्व दिए हैं 1 लाख के। हमें बताना है रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मुझे यहां पर दो कंपोनेंट चाहिए, एक मुझे चाहिए रिटर्न और एक मुझे चाहिए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मैंने डेबिट करा होगा, जब प्रोविजन बनाया होगा तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो गया होगा। बट क्या एक्चुअली में प्रोविजन मेरा कैश का एक्सपेंडिचर है? नहीं, ये मेरा नॉन कैश है। तो हम अपने पास जो प्रोविजन है इसको अकॉर्डिंगली क्या कर देंगे, ऐड। तो ये आपके पास जो नेट प्रॉफिट हमें चाहिए एज अ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में, जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा कितना, 2 लाख। ये पहला कंपोनेंट मुझे मिल गया मेरी रिटर्न की फॉर्म में, नेट प्रॉफिट और प्रोविजन को ऐड बैक करके। अब मुझे चाहिए अपने पास दूसरा कंपोनेंट जो कि है मेरे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जो भी मेरे पास टोटल एसेट्स हैं मेरे बिजनेस में, इसमें से मैं अपनी लाइबिलिटीज माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकल कर आ जाएगा। तो टोटल एसेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल एसेट्स में मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स आ रहा है 4,50,000, मेरे पास करंट एसेट्स आ रहा है दैट इज 1,50,000, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ये मेरे पास एज अ प्रीपेड जो मैंने इनकम कमा ली है बट मैंने रिसीव नहीं करी, तो ये मेरे पास करंट एसेट्स में एज अ एक्रूड इनकम है मेरे पास, जो कि है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, जो कि है मेरे पास 10,000। तो यहां पर मेरे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगी 4,50,000 प्लस करंट एसेट्स 1,50,000 और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है मेरे पास 10,000। तो टोटल एसेट मुझे मिल गई 6,10,000। अब इस 6,10,000 में से मुझे अपनी लाइबिलिटीज जो मेरे पास है वो डिडक्ट करनी है, और लाइबिलिटीज में जो मुझे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और रिजर्व्स दे रखे हैं, जिनको मैं कंसीडर करूंगा एज लाइबिलिटीज। तो अगर मुझे अब यहाँ पे लाइबिलिटीज निकालनी है तो लाइबिलिटीज निकालने के लिए मेरे पास इनकम जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मैंने पे करना है वो है 10,000, और साथ ही साथ मेरे पास रिजर्व दिए हैं 1 लाख, मतलब कि मैं लाइबिलिटीज अपनी यहां पे माइनस कर दूंगा 1,10,000, और मेरे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकल कर आ जाएगा कितना, 5 लाख। एक कंपोनेंट जो रिटर्न का था वो मेरे पास ऑलरेडी आ गया 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैंने कितना पैसा लगा रखा है वो मेरे पास आ गया 5 लाख। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी रेशियो निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट मेरे पास है 2 लाख EBIT, और कैपिटल एम्प्लॉयड जो मैंने लगा रखी है वो है 5 लाख इंटू 100, और आपके पास ये रेशियो निकल कर आ जाएगा कितना, 40%। तो 40% आपके पास है रिटर्न ऑन कैपिटल। अब आपके पास यहाँ पर कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं, ज़रूरी है कंसेप्ट पर फोकस करना कि आपके पास फॉर्मूलाज और साथ ही साथ लॉजिकल हमारे पास क्या करंट एसेट्स हैं, क्या करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अगर हमें इसके बारे में नॉलेज है वी कैन ईजिली डू द क्वेश्चन, और यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 40%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और दैट इज़ फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर, फॉर फीचर ऑफ शेयर, री इश्यू ऑफ शेयर। और हमारे पास रेलेवेंट पार्ट यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है फॉरफीचर से रिलेटेड। तो एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, रिक्वायरमेंट को देखते हैं, फिर हम अपनी वर्किंग पे काम करेंगे। एच लिमिटेड ने फॉरफिट करे 600 शेयर
₹10 ईच, 7 कॉल्ड अप। मतलब कि यहां पर अभी तक जो कॉल्ड किया है अमाउंट वो किया है 4200। कंपनी को पूरा पूरा 4200 तो मिला नहीं होगा, तभी तो फोरफिट करे हैं। मतलब ₹7 अभी तक मांगे गए हैं और ₹7 पूरे नहीं दिए गए होंगे, इसलिए कंपनी ने यहां पर फोरफीचर जो है वो इनिशिएट करा है। अपॉन विच मोहित हैज पेड द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5। तो मोहित ने ₹5 पे कर दिए 600 शेयर पर। मतलब कंपनी के पास जो शेयर फोरफीचर में पैसा फोरफिट हो रहा है वो होगा 600 इंटू 5, 3000। पहले तो जो कंपनी ने पैसा मांग रखा था शेयर कैपिटल, हम उसे कैंसिल करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि हमारे पास 4200 जितना कंपनी ने मांग रखा था, टू शेयर फोरफीचर जो कि 3000 रुपए हमारे फोरफीचर अकाउंट में जाएंगे और ₹2 कंपनी को नहीं मिले जो कैंसिल हो जाएंगे टू रेलेवेंट कॉल, और वो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 600 इंटू 2, 1200 रुपीज। तो ये अकॉर्डिंगली हमारे पास एंट्री होगी। अब कंपनी के पास शेयर फोरफीचर के खाते में जो पैसा पड़ा है, शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा है वो है 600 इंटू 5 और ये कंपनी के पास पड़ा है 3000। 600 शेयर के रिस्पेक्ट में 400 शेयर कंपनी ने री इशू करे। शेयर फोरफीचर से हम जो पैसा ऑलरेडी हमारे पास फोरफीचर में है, हमने जो शेयर री इशू कर दिए उनके रिस्पेक्ट में अगर फोरफीचर में कुछ पैसा बचता है हम वो ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो 400 शेयर री इशू करे हैं तो हमें 400 के शेयर्स के रिस्पेक्ट में फोरफीचर में जो पड़ा होगा पैसा वो चाहिए, तो वो है 2000। 1000 अभी तक फोरफीचर में पड़ा रहेगा जब तक वो शेयर रीइश्यू नहीं हो जाते या फिर जब तक कंपनी उन शेयर को कैंसिल नहीं कर देती, अभी तक वो फिर शेयर फोरफीचर में ही रहेगा। और ये एज अ फुली पेड अप इश्यू हुए हैं ₹11, मतलब री इश्यू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। री इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट क्या पॉसिबल है? यस, टू द मैक्सिमम अमाउंट द पर्टिकुलर अमाउंट विच हैज बीन फोरफिटेड। कंपनी इसको ₹5 पर भी री इश्यू कर सकती थी डिस्काउंट पर, और डिस्काउंट का अमाउंट फोरफीचर के अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता, और वो डिस्काउंट का अमाउंट हम यहां से ऑफसेट करते हैं। बट इन द गिवन क्वेश्चन कंपनी ने जो री इश्यू करा है वो करा है किस पे? एट प्रीमियम पर। तो इसका मतलब कंपनी का री इश्यू के टाइम पर कोई भी डिस्काउंट नहीं जा रहा। डिस्काउंट जब कंपनी देती तो डिस्काउंट कंपनी का लॉस है, हम डेबिट करते हैं, लेकिन वो डिस्काउंट हम फोरफीचर से लेते तो टू शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट करते। बट यहां पर री इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट है ही नहीं, तो फोरफीचर डेबिट तो हुआ नहीं होगा। फोरफीचर का पैसा 400 शेयर के रिस्पेक्ट में जो क्रेडिट में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास कैपिटल रिजर्व में ये 400 शेयर के रिस्पेक्ट में जो पैसा है ये सारा का सारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही है कि हम कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सवाल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसे ध्यान से रीड कर लेना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये भी हो सकती थी, व्हाट अमाउंट would be left in the share forfeiture account after this reissue। तो वो कितना रह जाता? ₹1000। तो 200 शेयर के रिस्पेक्ट 200 शेयर के रिस्पेक्ट में 200 इंटू 5। बट इन द गिवन सिनेरियो आपसे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस पूछ रहा है कितना ट्रांसफर होगा, तो ये हमारे पास ट्रांसफर होगा कितना? 2000। अगर हम री इशू की एंट्री की बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो कंपनी के पास पैसा आएगा और वो पैसा आएगा कंपनी के पास 400 शेयर के रिस्पेक्ट में ₹11 का एक शेयर, मतलब कंपनी के पास आएंगे 4400। टू शेयर कैपिटल, और कंपनी ने यहां पर दिया है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर क्रेडिट हो जाएगा 400 इंटू 10 जो कि आपके पास है 4000, और 400 इंटू 1 जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम है ₹11 पे, ₹1 हमारा चला जाएगा इधर। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एंट्री होगी जो कि हम पास करेंगे फॉर द री इश्यू ऑफ द शेयर। ये क्रेडिट का अमाउंट है, ध्यान रखिएगा, और ऊपर हमारे पास डेबिट का अमाउंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये है हमारे पास रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट से क्वेश्चन। हाँ जी, थोड़ा सा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपके सिलेबस में तो है बट क्वेश्चन यूजुअली नहीं आता है, तो इसके कंसेप्ट को हम समझेंगे। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कंपनी के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं 8 लाख के, और कंपनी इन 8 लाख को रिडीम कर रही है एट पार
फॉर विच फ्रेश इक्विटी शेयर ऑफ ₹3,20,000 आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कंपनी को टोटल चाहिए 8 लाख, कंपनी को टोटल चाहिए 8 लाख रिडम्पशन करने के लिए, और कंपनी यहां पर 3,20,000 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और ये इशू हो रहे हैं 10% डिस्काउंट पर। मतलब कंपनी को शेयर्स इशू करके जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 3,20,000 माइनस 32,000। तो यहां पर कंपनी के पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा, 2,88,000। बाकी बचा हुआ कहां से दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वहां से बेसिकली अरेंज करके देगी, और ये रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 8 लाख माइनस 2,88,000। मतलब ये हमारे पास रेलेवेंट फिगर आ जाएगी 5,12,000। ये कंपनी देगी कहां से, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। तो अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती बताओ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से कितना देना है, तो हमारा आंसर 5,12,000 होता। अगर हमें बोला जाता है इक्विटी शेयर से इशू करके कितना पैसा आ रहा है, तो हमारा आंसर 2,88,000 होता। डिस्काउंट पूछा जाता तो 32,000 होता। बट रिक्वायरमेंट इसमें से कुछ भी नहीं है। कंपनी यहां पर CRR अकाउंट एक बनाएगी, और उस CRR में कंपनी कितना पैसा ट्रांसफर करेगी ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, CRR की रिक्वायरमेंट डिटरमाइन करने के लिए हम कंपनी लॉ का रेलेवेंट सेक्शन रेफर करेंगे, सेक्शन 55। और सेक्शन 55 क्या कहता है, पहले हम यहां पर प्रोविजन कवर करेंगे कि जब भी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का सिनेरियो होगा, कंपनी रिडम्पशन करेगी, तो हमें चाहिए यहां पर सेक्शन 55 के प्रोविजन। तो ये आपके लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में और कॉर्पोरेट लॉ में दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो ये सेक्शन 55 क्या कहता है, एक बार इसे देखते हैं। रिडम्पशन हम कर सकते हैं प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है, हमने प्रॉफिट का यूज करा है जो कि अवेलेबल है मेंबर्स ऑफ द कंपनी को एज अ डिविडेंड। मैंने वर्ड लिखा था डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब वो क्या है, डिविडेंड के लिए जो अवेलेबल है हम उसका यूज कर रहे हैं। उस सिनेरियो में अमाउंट जो CRR में हम ट्रांसफर करेंगे वो ट्रांसफर करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल, जो हम नॉमिनल वैल्यू रिडीम कर रहे हैं उतना। मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में 8 लाख था। अगर 8 लाख सारा का सारा कंपनी प्रॉफिट से देती, अपने डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से देती, तो हमारा आंसर CRR में कितना होता, 8 लाख, जो कि प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है। और अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू की अपनी रेलेवेंस है। 8 लाख के प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने रिडीम करे 10% प्रीमियम पर, तो 8,80,000 ट्रांसफर नहीं होंगे, नॉमिनल वैल्यू 8 लाख ट्रांसफर होंगे। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल वैल्यू की अपनी यहां पर सिग्निफिकेंस है। बट हमने तो यहां पर कहीं ना कहीं इक्विटी शेयर भी इशू करे हैं, तो इक्विटी शेयर के सिनेरियो में क्या होगा, सेकंड पैराग्राफ हमें बता रहा है कंपनी रिडम्पशन कर सकती है फ्रेश इशू के थ्रू, फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल। और हमने फ्रेश इश्यू ऑफ कैपिटल करा है कितना, 2,88,000, जो हमारे पास फ्रेश कैपिटल से पैसा आया। ऐसे सर्कमस्टांसेस में रिलैक्सेशन दी गई है CRR की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट को। CRR की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, दैट इज टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। अब वहां पर रिलैक्सेशन कितनी दी गई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके पास ये रहा पॉइंट, रेलेवेंट पॉइंट सेक्शन 55 का। देयर मे बी अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रेश कैपिटल इशूड एंड द अमाउंट ऑफ रिडम्पशन मेड। हमने फ्रेश कैपिटल इशू करी थी 2,88,000 की, और हमने यहां पर रिडम्पशन करा था 8 लाख का। अगर ये डिफरेंस होता है, इन सच सर्कमस्टांसेस कंपनी क्रिएट करेगी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ द डिफरेंस। और वो हमारे बीच का डिफरेंस कितना है, वो हमारे बीच का डिफरेंस है 5,12,000। हाँ जी, आई होप अब आपको रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 55 यहां पर क्लियर है, और इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके पास ऑलरेडी ये चीजें रिटेन हो जाए। प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन जनरली होगा कहां से, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से। अगर ऐसा है तो जितनी प्रेफरेंस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है हम उतना पैसा CRR में ट्रांसफर करेंगे, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कंपनी चाहे तो रिडम्पशन का पैसा इक्विटी शेयर इशू करके भी अरेंज कर सकती है, और उस सिनेरियो में CRR क्रिएट करने में कंपनी को है रिलैक्सेशन, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में कंपनी के पास है रिलैक्सेशन।
और वो रिलैक्सेशन होगी जितना कंपनी ने पैसा अरेंज करा इक्विटी शेयर इशू करके, हमें उसके रिगार्डिंग कोई भी सीआरआर मैंडेटरी मेंटेन नहीं करना है। कंपनी चाहे तो कर सकती है बट लॉ की यहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उस सिनेरियो में हमारा जो सीआरआर क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द कंपनी हैज डन द रिडम्पशन, द कंपनी हैज रिडीम द प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम इट्स डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और टू द एक्सटेंट ऑफ डिफरेंस। और वो हमारा जो डिफरेंस आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था 5,12,000। तो यहां पर हमारे पास जो डिफरेंस है वही सीआरआर में ट्रांसफर होगा और ये है हमारा 5,12,000। और रेफरेंस नोट कर लेंगे, सेक्शन 55 है कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपको ये बात कहता है कंपनीज एक्ट की। तो अकॉर्डिंगली ये चीजें कहाँ लिखी हैं ये आपको रेफरेंस साथ साथ याद होना चाहिए, बिकॉज दूसरे सब्जेक्ट में भी आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके, सो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है कंपनी के एंड स्टेज पर कंपनी का लिक्विडेशन, कंपनी का वाइंडिंग अप, कंपनी का डिसोल्यूशन, कंपनी की इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब कंपनी जो है अब अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए सक्षम नहीं है, कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है कि कंपनी अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाए, कंपनी के एसेट की वैल्यू कंपनी के लाइबिलिटीज की वैल्यू से ज़्यादा है, वो स्टेज हमारा कहलाता है इंसॉल्वेंसी का स्टेज। तो इंसॉल्वेंसी के लिए हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर कंपनी की एसेट कम है और कंपनी की लाइबिलिटी ज़्यादा है, ये आता है आपके पास इंसॉल्वेंसी का सिनेरियो। कंपनी की इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स कोर्ट में स्टार्ट होंगी और जैसे जैसे कंपनी की एसेट जो है वो रिलाइज होती जाएंगी और कंपनी जो है अपनी लाइबिलिटी जिस हद तक पे कर पाएगी वहाँ तक कंपनी पे करेगी। लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, जहां पर हम अगेन अब कंपनी को इंसॉल्वेंसी के बाद लिक्विडेशन के स्टेज में जहां पर हम कंपनी के एसेट को बेचेंगे तो सेलिंग ऑफ द एसेट हमारे पास लिक्विडेशन का सिनेरियो आएगा। वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जहां पर हम जो कंपनी के बिजनेस जो है वो बेसिकली अब एंड स्टेज पर है, अब कंपनी बंद होने वाली है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वाइंडिंग अप। और फाइनली हमारे पास आता है डिसोल्यूशन, जहां पर वाइंडिंग अप जहां पर हम बेसिकली जो कंपनी का नाम है वो रिमूव कर देंगे। और यहां पर जब भी कंपनी का जो बेसिकली नाम है वो रिमूव हो जाएगा, कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी के द्वारा कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर से रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद कंपनी कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकती। तो यहां पर हम अपने पास ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हमारे पास मैच द फॉलोइंग में मिलेंगे। तो सबसे पहले आ रहा है हमारे पास इंसॉल्वेंसी, और इंसॉल्वेंसी के लिए आप देख सकते हैं कंपनी का वो स्टेट जहां पर कंपनी की लाइबिलिटीज जो है वो एसेट से ज्यादा है। देन हमारे पास आता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया एसेट को हम बेचेंगे, सो दैट इज अ स्टेज ऑफ लिक्विडेशन, और ये रहा कंपनी के एसेट को जो हम बेच रहे हैं। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी जो अफेयर्स है वो एंडेड अप हो चुके हैं और फाइनली जो कंपनी का नेम है वो रिमूव कर दिया जाएगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिसोल्यूशन। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास ये ऑप्शंस दे रखे। तो डू वी हैव अ मैचिंग हियर? ऑप्शन नंबर ए ही हमारा मैच कर जाएगा। तो इसमें आपको एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन भी मिलेगा, वाइंडिंग अप पहले आता है या डिसोल्यूशन पहले आता है। जो कंपनी डिसोल्यूशन के सिनेरियो में है उसके बाद कंपनी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री नहीं कर सकती, और वाइंडिंग अप में अगर कंपनी के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट है, लिक्विडेटर इस बात की परमिशन दे दे हाँ कंपनी को यहाँ पर थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो चाहे तो कंपनी जो है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री कर सकती है, प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। तो ये हमारे पास रेलेवेंट स्टेजेस हैं जो कंपनी के जो बेसिकली किस पर्टिकुलर स्टेजेस में हम कंपनी की बंद करने की प्रक्रिया को इनिशिएट करते हैं, दैट इज अ पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। आप इसे लेजर का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कैश फ्लो का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, फंड फ्लो का भी कह सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आपको लेजर बनाने आने चाहिए। और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट दिए हमें 2017-18 में, मतलब 17-18 में 85,000, और एट द एंड ऑफ ईयर हमें इन्वेस्टमेंट दिए 70,000। कुछ पर्टिकुलर पीरियड में, मतलब जो हमारे पास ईयर है, कंपनी ने अपनी 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, 40% ऑफ इट्स ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी कितनी?
ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारे पास जो बिगिनिंग में थी वो थी 85,000। इसका 40% कंपनी ने बेच दी, मतलब कंपनी ने बेच दी 34,000, 8500 एंड 8500 17 इंटू 2 34,000 की इन्वेस्टमेंट बेची 50% पे। तो यहाँ पर 50% का मुनाफा हमारे पास होगा और हमें बताना है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो जो है वो इन्वेस्टमेंट से कितना होगा। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए आपको मैं हमेशा रेफर करूंगा, सजेशन दूंगा, हमेशा लेजर बनाएं। लेजर फिक्स एसेट से रिलेटेड, डेटर से रिलेटेड, क्रेडिटर से रिलेटेड, बिल्स पेबल से रिलेटेड। लेजर बनाने का तरीका हमारे पास सेम है। एसेट है तो हम अकॉर्डिंगली डेबिट से शुरुआत करेंगे और लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट बैलेंस से शुरुआत करेंगे। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एसेट है तो यहां पर हम जो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और हमारे पास साथ ही साथ क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास था 17-18 का 85,000 और क्लोजिंग बैलेंस है हमारे पास 70,000। तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 85,000 और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। तो दिस इज द बैलेंस वी हैव। एंड इसके बाद हमें दे रखा है कंपनी ने 40% ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट अपनी बेची। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी बेचेगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी और 85,000 और 70,000 हमें दी है ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट बिगनिंग और क्लोजिंग पर। तो हम जो अपना इन्वेस्टमेंट का खाता बना रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एट कॉस्ट, लागत पर हम इसे बना रहे हैं। और 85,000 है, 40% इन्वेस्टमेंट हमने बेची, दैट इज बाय बैंक। हमने ये इन्वेस्टमेंट बेची तो 8500 इंटू 40% हमारे पास ये निकल के आ जाएगा 34,000 की इन्वेस्टमेंट हमने बेची। अच्छा ये बेची कितने में होगी? हमने 34,000 की इन्वेस्टमेंट बेची है जो कि है कॉस्ट और इस पर हमने मुनाफा कमाया है 50% का। तो 34,000 का प्रॉफिट, 34,000 की इन्वेस्टमेंट पर हमने 17,000 का प्रॉफिट कमाया होगा। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट की जो सेल वैल्यू है, प्रोसीड्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट है, ये हमारे पास है 51,000। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट बेची वो 51,000 में बेची होगी, बट ये हमारा कॉस्ट पे है, उसका यहाँ पर हमारे लिए कोई यूज फिलहाल नहीं है। अकॉर्डिंगली हमने इन्वेस्टमेंट मतलब जो बच गया उसके लिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी, दैट इज व्हाट, टू बैंक। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। हमने कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी होगी? तो ये हमारे पास टोटल आ रहा है 1,04,000 और ये टोटल हमारे पास आएगा 1,04,000। 85,000 की इन्वेस्टमेंट हमारे पास ऑलरेडी पड़ी थी, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी कितनी होगी? 19,000। अब ये जो आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी 19,000 की, ये आपके पास इन्वेस्टमेंट आपने परचेस करी, मतलब ये आपके पास क्या है? आउटफ्लो। और इतना पैसा आपको इन्वेस्टमेंट बेचकर आया तो ये आपके पास क्या है? इनफ्लो। क्वेश्चन ने आपसे इनफ्लो और आउटफ्लो पूछे थे और इसके लिए हमने अपने पास लेजर बनाया और अकॉर्डिंगली हमारे पास इनफ्लो निकल कर आए 51,000 जो हमारे पास पैसा आया, प्रॉफिट के साथ लेते हैं, ध्यान रखिएगा, प्रोसीड्स कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज दैट रिकॉर्ड्स व्हाट, जो भी हमारे पास सेल वैल्यू है और जो हमारे पास परचेस वैल्यू है। सेल वैल्यू मतलब इनफ्लो 51,000 और परचेज वैल्यू आउटफ्लो जो कि है 19,000 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, बताएं किसी का कोई डाउट है तो। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि आपको लेजर बनाने बेसिकली उन पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेजर बनाते वक्त हमने क्या डेबिट करना है और क्या क्रेडिट करना है, दैट क्लैरिटी शुड बी अवेलेबल विद यू, ताकि आप कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो लेजर से रिलेटेड कैश फ्लो, फंड फ्लो या सिंपल तरीके से है वो आप इजीली कर पाए। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so this is from the merger and acquisition of the company. The acquisition of another company, हमने एक्विजिशन करा है अनदर कंपनी का यूजिंग अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बोरोड मनी, पैसा उधार लेकर के हमने पर्टिकुलरली एक कंपनी का एक्विजिशन करा है और ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो ये हमने लास्ट क्लास में या फिर उससे पहले भी हमने डिस्कस किया था, इफ़ यू रिमेंबर। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं मैनेजमेंट बायआउट, इलीगल टेक ओवर,
हॉस्टाइल टेक ओवर, लीवरेज्ड बायआउट। तो एक एक करके एक बार देखते हैं कि ये बेसिकली टर्म्स हमारे पास क्या है, फिर हम यहाँ पर अपने आंसर को देखेंगे। सबसे पहले आ रहा है मैनेजमेंट बायआउट। मैनेजमेंट बायआउट होता क्या है, कोई पर्टिकुलर एक कंपनी लॉसेज में है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी लॉसेज में है। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये है हमारे पास कंपनी का ओनर, ये है हमारे पास कंपनी का ओनर, और ओनर ने अपने नीचे डायरेक्टर्स रखे हैं जो कि है पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारे पास है यहाँ पर से 3 डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स 1, डायरेक्टर्स 2 और डायरेक्टर्स 3। ये हमारे पास कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट है, और जाहिर सी बात है ओनर भी हमारे पास मैनेजमेंट का पार्ट है। अब ये जो कंपनी ओनर की चल रही है, ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। इस कंपनी में मुनाफे नहीं है, इस कंपनी में घाटे हैं, और ओनर इसे चलाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, बिकॉज उसे लगता है इस कंपनी का रिवाइवल ना के बराबर है। बट जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये जो कंपनी की मैनेजमेंट है, इसे लगता है अगर इस कंपनी का कंट्रोल हमें मिल जाए तो हम इसे बेहतर चला सकते हैं, क्योंकि ओनर तो हमारी सुनता ही नहीं है। अब इनके पास रिस्क भी है कि ओनर ने अगर इसे बाहर बेचा तो माइट भी जो बेसिकली एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट है, जो नया बायर होगा वो अपनी चलाएगा और हम रिप्लेस भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए रिस्की भी है। सो व्हाट दे आर हैविंग एन ऑप्शन, what they will do, the management directors of the company will come forward and purchase the company from its owner. Owner is not interested in running the business. ओनर कंपनी के व्यापार को चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो इसका मतलब मैनेजमेंट बायआउट आपको हमेशा लॉस मेकिंग कंपनीज में मिलेगा, इसे ध्यान रखिएगा। तो मैनेजमेंट बायआउट जहां पर मैनेजमेंट ने ही कंपनी को कंपनी के ओनर से खरीद लिया, उसे बोलते हैं मैनेजमेंट बायआउट। अब ये बेहतर तरीके से चला पाएंगे, इन्हें ऐसा लगता है, इसलिए इन्होंने इस कंपनी को खरीदा। इन्हें लगता है कि हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाएंगे, इसलिए इन्होंने इस कंपनी को खरीदा। अब ये पैसा कहां से लाएंगे, उधार का पैसा भी हो सकता है, इनका अपना पैसा भी हो सकता है, बट दैट इज व्हाट, यहां पर जो मैनेजमेंट है वो आगे आएगी और वो बिजनेस को परचेज कर लेगी। समटाइम्स पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू भी आता है, जहां पर हम वेंचर कैपिटल का यूज करते हैं, बट इन दैट सिनेरियो दिस बायआउट इज कॉल्ड एज व्हाट, मैनेजमेंट बायआउट। देन हमारे पास आता है इलीगल टेक ओवर। इलीगल टेक ओवर की अगर हम बात करें तो कंपनीज लॉ में हमारे पास प्रोविजंस है रेलेवेंट, और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA एक्ट 1956 हमारे सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं। इसमें प्रोविजन है कि अगर कोई किसी कंपनी में 20% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसे डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कि हाँ मैं इस कंपनी में इतना स्टेक कंट्रोल करता हूं। अब किसी ने इस प्रोविजन को फॉलो नहीं करा तो वो बायआउट क्या कहलाएगा, इलीगल बायआउट। तो डिस्क्लोजर इज मैंडेटरी। अगर एक पर्टिकुलर परसेंटेज किसी कंपनी में कोई ओन करता है तो एनुअल जनरल मीटिंग में उसका डिस्क्लोजर मैंडेटरी है, और ये लॉ कह रहा है, और अगर हमने लॉ को फॉलो नहीं करा तो वो इलीगल टेक ओवर बन जाएगा, और उसके पास जो कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो कैंसिल भी हो सकता है। देन आता है हॉस्टाइल टेक ओवर। टेक ओवर हमारे पास दो तरीके का होता है, एक फ्रेंडली और एक हॉस्टाइल। फ्रेंडली का मतलब एज पर एग्रीमेंट, ए और बी दोनों राजी हैं कि हाँ बी लिमिटेड कह रहा है ए लिमिटेड तुम मुझे एक्वायर्ड कर लो और मेरे बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाओ, दैट इज फ्रेंडली। हॉस्टाइल मतलब जबरदस्ती, ओपन मार्केट से शेयर खरीद लिए, किसी और पार्टी को अपने में मिला लिया और बोला अब हम दोनों एक हैं इसलिए अब तुम्हारी कंपनी हमारी हो गई। तो विदाउट एनी एग्रीमेंट, विदाउट एनी फ्रेंडली रिलेशन जब हमारे पास टेक ओवर होता है उसे हम बोलते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर। अब हॉस्टाइल टेक ओवर में हमारे पास कुछ स्ट्रैटेजीज भी आती हैं जिसके थ्रू हम हॉस्टाइल टेक ओवर को प्रिवेंट कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजीज हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। बट व्हेन द टेक ओवर इज नॉट एज पर द एग्रीमेंट और नॉट ड्यू टू द फ्रेंडली रिलेशन, वो आपका कहलाता है हॉस्टाइल टेक ओवर। और हमारे पास लास्ट में आता है लीवरेज्ड बायआउट। लीवरेज्ड बायआउट, यहां पर वर्ड को रीड करो, वर्ड आ रहा है लीवरेज, मतलब हम फाइनेंशियल लीवरेज की बात कर रहे हैं। जो हमने कंपनी एक्वायर्ड करी उसको पैसा देना है, वो पैसा हम कहां से लाएंगे, वो पैसा हम एसेट को गिरवी रखकर लोन लेंगे, और ऐसे में जब हम लोन लेंगे तो हमारी इंटरेस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ेगी, फाइनेंशियल कॉस्ट इंटरेस्ट बढ़ेगी तो डेट इक्विटी रेशियो बढ़ेगी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो घटेगी क्योंकि इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ गया। तो ये जो बायआउट्स कहलाता है ये आपका कहलाता है क्या, लीवरेज बायआउट, जो कि क्वेश्चन में भी आपसे यही पूछा था। तो इसको हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं। लीवरेज्ड बायआउट हमारा अकर्ड होता है जब बायर ऑफ अ कंपनी, तो यहां पर हमारे पास तीन पार्टीज होंगी, एक हमारे पास होगा बायर, तो बायर को हम यहां पर टेक्निकली बोल रहे हैं से एक्वायरर,
एक है हमारे पास एक्वायरर, और जिसको हमने एक्वायर्ड करना है, हमारे पास एक और पार्टी आएगी जो कि है हमारे पास टारगेट, और हमारे पास एक और पार्टी यहां पर आएगी जो कि है हमारे पास कौन, दैट इज द प्रोवाइडर ऑफ द फंड, और प्रोवाइडर ऑफ द फंड हम यहां पर बोल रहे हैं क्या, लेंडर। तो ये हमारे पास तीन पार्टीज हैं, एक्वायरर, टारगेट और लेंडर। ये जो एक्वायरर है बेसिकली ये टारगेट को एक्वायर्ड करेगा। अब एक्वायर्ड करने के बाद जो टारगेट की एसेट और लायबिलिटी है वो एक्वायरर के पास आ जाएंगी। अब टारगेट को देना है पैसा, तो यहां पर ये जो एसेट एक्वायरर के पास आई प्लस अपनी कुछ एसेट, ओन्ड एसेट, इन दोनों को जो बेसिकली एक्वायरर है वो गिरवी रखवा देगा किसके पास, लेंडर के पास, और लेंडर पैसा दे देगा किसको, टारगेट को। अब यहां पर जो एक्वायरर है इसने बेसिकली लोन लिया, लोन इसकी बुक्स में आएगा, लेंडर इसे पैसा दे बाद में रूट करे या लेंडर उसे पैसा दे दे, वो हमारा मुद्दा नहीं है, बट स्टिल यहां पर कंसेप्ट ये समझिए, एक्वायरर ने बेसिकली यहां पर बोरोड मनी यूज करी अपनी एसेट को, और साथ ही साथ टारगेट जिसे एक्वायर करा था उसकी एसेट को गिरवी रखकर। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से जो डेट इक्विटी रेशियो है वो ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहां पर डेट का अमाउंट बढ़ गया। डेट का अमाउंट बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है इंटरेस्ट का बर्डन भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ गया तो फाइनेंशियल लीवरेज भी बढ़ जाएगी, मतलब फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। फाइनेंशियल लीवरेज बढ़ गई, इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब हमारे पास जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ गया। तो इसके मल्टीपल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके का जब बायआउट हमारे पास होता है, इस बायआउट को हम बोलते हैं क्या, दैट इज लीवरेज्ड बायआउट। अकॉर्डिंगली मैंने आपको इसके सारे के सारे इफेक्ट दिखा दिए। तो बायर जो है वो एसेट जो बेसिकली टारगेट किए उसे यूज करता है कोलेट्रल, और अपनी एसेट जो है उसे भी एज अ कोलेट्रल यूज कर सकता है। इस तरीके का जो हमारे पास बायआउट होता है इसे हम बोलते हैं लीवरेज्ड बायआउट। तो हमारे पास जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी, लीवरेज्ड बायआउट। बताएं किसी को कोई डाउट है तो, शैल वी मूव ऑन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो और प्रॉफिट। हमें निकालना है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो और प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो की बात करें तो इससे हमारा मतलब क्या है, इससे हमारा मतलब है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स हमें यहाँ पर निकालना है, बट हमें बीईपी दिया है तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंगली फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर बीईपी का आपको पता है, जब हम ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो हम बात करते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो की। और मैं आपको यहाँ पर ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन फॉर्मूलों को रटें, हमने ऑलरेडी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर रखी है। इनकम स्टेटमेंट में से हमने ये फॉर्मूला डिराइव करा है, सो प्लीज़ इसे लर्न मत कीजिएगा। और फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है यहाँ पर 20,000, और बीईपी हमें दे रखा है 40,000 रुपीज़ में। ये फॉर्मूला हमें रुपीज़ में ही रिजल्ट देता है। तो हमारे पास बीईपी आ गया यहाँ पर 40,000, और 20,000 हमारी फिक्स कॉस्ट है, और पीवी रेशियो हमें निकालना है एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। अकॉर्डिंगली आपके पास ये निकल कर आ जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। तो अकॉर्डिंगली आपके पास निकल कर आएगा क्या, दैट इज 50%। तो 50% हमारे पास कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो आ चुका है, ये रहा। अब हमें यहां पर बताना है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आपको सेल्स का अमाउंट दे रखा है कितना, 60,000। अगर आपके पास प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है 50%, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 50% होगा, और कंट्रीब्यूशन भी 50% होगा। तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ गया डायरेक्ट 30,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट मुझे दी है 20,000, मतलब मेरे पास जो मुनाफा है वो निकल कर आएगा 10। तो मुनाफा मेरे पास 10,000 आ रहा है, बट आपसे यहां पर प्रॉफिट, अच्छा सेल्स 1 लाख है और मैंने 60,000 ले लिया।
सेल्स आपके पास 1 लाख है, मैंने 60,000 ले लिया, इसलिए वो मैच नहीं कर रहा, ये हमें दोबारा से करना। हाँ जी, सेल्स का जो हमारे पास बैलेंस है वो हमें दिया है 1 लाख। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 50%, मतलब वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 50,000, कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 20,000, मतलब हमारा जो मुनाफा है, बिजनेस का प्रॉफिट है वो कितना, मुनाफा हमारा है 30,000। तो हमारे पास 50% ये रहा और मुनाफा हमारा ये रहा 30,000। ये है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर। क्लियर? हाँ, वो सेल्स 60,000 नहीं थी, मैंने गलती से ले ली थी, सेल्स हमें 1 लाख गिवन है, तुम्हारा आंसर मैच नहीं कर रहा था। 1 लाख के अकॉर्डिंग करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका मैच। और कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो 50% हमारा ऑलरेडी फॉर्मूले से निकल चुका। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। लास्ट क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन करा था। तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 में हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आती है कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, जहां पर होल्डिंग और सब्सिडरी के खातों को मर्ज कर देते हैं और हम बनाते हैं क्या, कंसोलिडेशन। होल्डिंग कंपनी ये बनाती है, पेरेंट कंपनी बनाती है, AS 21 की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी में मैंने 50% से ज्यादा का स्टेक एक्वायर करा, 50% से ज्यादा का कंट्रोल लिया, तब मेरे पास कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट आती है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैंने वो स्टेक लिया है टेम्परेरी पर्पस से, मेरी कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं उस स्टेक को लंबी अवधि तक, लंबे समय तक अपने कंट्रोल को बनाए रखूंगा, तो अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर को एक्वायर्ड करा है फॉर अ टेम्परेरी पर्पस कि मैं नियर फ्यूचर में उसे बेच दूंगा, तो वहां पर होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता, चाहे वो कंट्रोल 70% ही क्यों ना हो। मतलब 50% से ऊपर वो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप माना जाएगा जब वो कंट्रोल, मेरी इंटेंशन है कि मैं लंबी अवधि तक रखूंगा। अगर मेरी इंटेंशन है कि मैं उसे डिस्पोज ऑफ कर दूंगा, बेच दूंगा इन द नियर फ्यूचर, देन होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप शैल नॉट बी एस्टैब्लिश, तब होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता। और यही हमारे पास क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। AS 21 हमारा ऑलरेडी इससे रिलेटेड, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं होगा अगर होली ओन सब्सिडरी है। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? अगर मेरे पास किसी कंपनी में 70% स्टेक है, बचा हुआ 30% क्या कहलाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मींस मेरे पास कंट्रोल तो है, मैं ओन्ड नहीं करता। कंट्रोल कैसे, 70% कंट्रोल मेरे पास है, मतलब इनडायरेक्टली 100% सारी वोटिंग पावर मेरे पास नहीं है, बट मेजॉरिटी है, तो मैं कंट्रोल तो पूरा करूंगा। लेकिन मैं ओन्ड कितना करता हूं, खाली 70, विच इज नॉट ओन्ड इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अगर मेरे पास किसी कंपनी के 100% शेयर हैं, तो इसका मतलब वो होली ओन सब्सिडरी और वहां पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू। सब्सिडरी हेल्ड बाय अ कंपनी फॉर डिस्पोजल इन नेक्स्ट ईयर। हमारे पास कोई सब्सिडरी है होल्डिंग कंपनी के पास, जो अगले साल डिस्पोज ऑफ कर दी जाएगी, उसे हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में इंक्लूड करेंगे। अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी कंपनी में मेरे पास 50% से ज्यादा का स्टेक है, लेकिन मेरी इंटेंशन उसे बेचने की है इन द नियर फ्यूचर, मेरी इंटेंशन उसे लंबी अवधि तक होल्ड करने की नहीं है, तो हम कंसोलिडेशन नहीं करते। स्टेटमेंट करिए, हम करेंगे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, इनकरेक्ट या फिर नॉट करेक्ट। तो टेम्परेरी एक्विजिशंस हमारे पास अगर है, टेम्परेरी कंट्रोल हमारे पास है, जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे इन द नियर फ्यूचर, तब हम कंसोलिडेशन की बात नहीं करते, ध्यान रखिएगा। सो ए स्टेटमेंट हमारे पास इसलिए हो जाएगी इनकरेक्ट। ओके, देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोनस इशू का। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट जहां पर आपके पास, जब हम बोनस इशू करते हैं तो हम किस तरीके से, कहाँ कहाँ से कौन सा अमाउंट यूटिलाइज करते हैं, यहाँ पर आपको वो चीज़ पता लगेगी। सो एक बार हम क्वेश्चन को रीड करते हैं पहले। हमारे पास बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट दिए हैं एक कंपनी के। इक्विटी शेयर हमारे पास 8 लाख रुपए की है, 10 रुपए का एक शेयर है। तो यहां से हम ये तो क्लैरिफाइड हो चुके हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर है वो 80,000 है। तो अब साथ के साथ ही सॉल्व करते हुए चलेंगे तो क्वेश्चन जो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स 80,000। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा है 2,80,000, जनरल रिजर्व पड़े हैं 1,40,000, P&L पड़ा है 2,40,000। कंपनी ने इशू करे हैं 3 बोनस शेयर फॉर एवरी 4 फुली पेड अप शेयर।
अब कंपनी को बोनस शेयर इशू करने हैं तो कंपनी को चाहिए पैसा, तो कंपनी ने यहां पर बताया कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले यूटिलाइज करेंगे, इसके बाद हम जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करेंगे, और फिर भी अभी हमें कुछ पैसा चाहिए तो हम P&L को यूज करेंगे। मतलब सीक्वेंस क्या है, पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम जनरल रिजर्व को यूज करेंगे, और जनरल रिजर्व के बाद हम P&L को यूज करेंगे। तो पहले हम ये तो निकाल लें हमें बोनस इशू के लिए पैसा कितना चाहिए। जब कंपनी बोनस इशू देगी तो हमारे पास मतलब एंट्री क्या बनेगी, टू बोनस शेयर कैपिटल, और वो पैसा कहां से आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू बोनस इशू शेयर कैपिटल। अब यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग हमें बताना है P&L से पैसा कितना देना है। कंपनी ने 3 शेयर दिए हैं 4 शेयर के बदले में, 80,000 शेयर हैं, 3 दिए हैं 4 के बदले में, तो शेयर जो बोनस इशू होगा वो 80,000 से ज्यादा होंगे या कम। 4 के बदले में 3 दे रहे हैं, इसका मतलब बोनस इशू 80,000 से कम होगा। तो रेशियो का इस्तेमाल कैसे करना है ये आप डिटरमाइन कर पाएंगे। गलती से अगर आप मान लीजिए कर देते हैं 80,000 इंटू 4/3 तो ये 80,000 से ज्यादा आएगा, लेकिन हमें शेयर देने हैं कम, तो इसलिए हमारे पास 3 ऊपर और 4 नीचे, मतलब हम कितने बोनस शेयर इशू करेंगे, 60,000, और 10 रुपए का एक शेयर है तो हमें टोटल पैसा चाहिए कितना, अब 6 लाख हमें चाहिए इन तीनों से मिलाकर, 6 लाख हमें चाहिए इन तीनों से मिलाकर, और हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा हुआ है 2,80,000 जो हमने यूज कर लिया। तो अब हमारे पास रिमेनिंग चाहिए 3,20,000। जनरल रिजर्व हमारे पास है 1,40,000 जो हमने यूज कर लिया, मतलब बचा हुआ हमारे पास जो पैसा है वो कहां से आएगा, वो हमारे पास आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से कितना आएगा, 2,80,000 और 1,40,000, 380 420 हमारे पास आ गया, 6 लाख देना है, 6 लाख माइनस 4,20,000 मतलब 1,80,000 हम देंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2,80,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,40,000, P&L अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू बोनस इशू शेयर कैपिटल 6 लाख। और सवाल ने आपसे यही पूछा था कि बताओ हम P&L से कितना पैसा देंगे, तो P&L से हम डेबिट करेंगे 1,80,000 से, बाकी रिक्वायरमेंट हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम और जनरल रिजर्व से मीट आउट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगेन हमारे पास कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होल्डिंग एंड सब्सिडी, हमारे पास एस लिमिटेड का कुछ बैलेंस दिया है और जनरल रिजर्व P&L का बैलेंस दिया है एस लिमिटेड का ओपनिंग का। हमें बताना है प्रॉफिट अर्न्ड बाय एस लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है। वैसे ये होल्डिंग सब्सिडरी है नहीं, आप सिंपल है कि इसे कंपनी मान के चलेंगे तो भी ये हमारा क्वेश्चन जो है हो जाएगा इजीली। तो 31 मार्च 2023 और 1 अप्रैल 2022 रिसेंट का ही क्वेश्चन है, मतलब 31 मार्च 2023 को हमें यहां पर जनरल रिजर्व दे रखा है कंपनी का और हमें P&L दे रखा है, ये हमारा क्लोजिंग का बैलेंस है। 31 मार्च 23 का हमारा जनरल रिजर्व है 70,000 और हमारा P&L का बैलेंस है 1,40,000, और हमें दिया है 1 अप्रैल 2022 मतलब बिगनिंग, ये है हमारी 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2022 को हमारा जनरल रिजर्व दे रखा है 10,000 और हमारे पास 50,000 का P&L भी दे रखा है, 50,000 हमें P&L भी दे रखा है। जनरल रिजर्व आ गया 10,000, P&L आ गया 50,000। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट एस लिमिटेड ने कितना अर्न करा होगा। जनरल रिजर्व में जो हमने पैसा भेजा होगा वो भी तो हमने कमा के ही भेजा होगा। हमारा जनरल रिजर्व 10,000 से बढ़कर हो गया 70,000, मतलब कहीं ना कहीं 60,000 तो हमारे पास ये हो गए जनरल रिजर्व के, और P&L का हो गया हमारे पास 50,000 से बैलेंस 1,40,000, मतलब ये आ गया 90,000। तो टोटल हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना मुनाफा कमाया, ड्यूरिंग द ईयर हमने मुनाफा कमाया 1,00,000। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे 90,000 खाली P&L का बैलेंस लेंगे, जो हम मुनाफा कमाते हैं वही तो हम जनरल रिजर्व में भेजते हैं। क्वेश्चन ने बताया प्रॉफिट अर्न्ड कितना है,
क्वेश्चन ने ये नहीं बोला पी एंड एल का बैलेंस कितने से बढ़ गया। प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो हम जनरल रिजर्व में भेज देते हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, यही तो हम जनरल रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो यहां पर हम टोटल जो है 1,50,000 हमने मुनाफा इस अवधि में कमाया, इसलिए हमारा जनरल रिजर्व और पी एंड एल का जो बैलेंस है वो कॉरेस्पॉन्डिंगली 10,000 से बढ़कर 70,000 और 50,000 से बढ़ के 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एफएफओ का, फंड फ्रॉम ऑपरेशन की यहां पर हम डिस्कस करते हैं। हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट बताना है कितना। हाँ जी, करंट ईयर में प्रॉफिट है 70,000 आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। तो आपके पास याद आया हमारे पास जो नॉन कैश चीजें होती हैं और जो नॉन ऑपरेटिंग है उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमें अपने ऑपरेशन का जो मुनाफा है, फंड फ्लो है, वो निकालना है। और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट का बैलेंस है ये है नेट प्रॉफिट का जो बैलेंस है ये हमारा 70,000। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट हमने पीएनएल में डेबिट करा होगा, जिससे हमारा ये मुनाफा घट गया होगा। बट क्या ये इक्विपमेंट का सेल हमारे व्यापार का घाटा है? नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, अपने ऑपरेशन के प्रॉफिट को वापस से बढ़ा देंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन का लॉस नहीं। हमें प्रीमियम मिला, प्रीमियम मिला तो हमने क्रेडिट करा होगा, बट ये हमारे ऑपरेशन का नहीं है, तो इसलिए हम अपने ऑपरेशन के मुनाफे को कम कर देंगे, क्योंकि ये वहां पर ऐड हुआ होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया होगा, बट ये हमारे बिजनेस का नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसे क्या कर देंगे, फर्दर माइनस कर देंगे। टैक्स प्रोविजन हमने क्रिएट करा होगा पीएनएल में डेबिट, हमारा मुनाफा घट गया होगा, बट ये नॉन कैश है, तो इसलिए हम अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे, जो कि आपका इंक्रीज होगा कितने से, 22,000। डिविडेंड इनकम और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ये हमारे ऑपरेशन का मुनाफा नहीं है, बट हमारा पीएनएल बड़ा होगा तो हम इसे भी यहां से हटा देंगे, जो कि ये 4,000 और 2,500। तो ये 4,000 और 2,500 मैं यहां पर कर दूंगा माइनस। कैलकुलेट कर लीजिए माइनस और प्लस की आइटम्स को। हाँ जी, तो अगर हम देखें यहां पर, ये हमारे पास प्लस है और ये हमारे पास प्लस है, तो प्लस के हमारे पास 22 और 9 31। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास 22 + 9 31, तो 70 + 31 ये हमारे पास आ जाएगा 1,01,000। और इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, हम माइनस करेंगे 1,500 और 2,500 4, और 4 और 4 8,000, और ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 90। तो ये है हमारे पास क्या, हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन एफएफओ, दैट इज 90,000। आई होप दैट इज क्लियर। तो जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हो, उसी तरीके सेम मेथड से हम जो है अपने फंड फ्रॉम ऑपरेशन एफएफओ को कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो हम यूज तो हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं, बट कुछ कंपनीज अपने रेफरेंस के लिए इन्फ्लेशन अकाउंटिंग जो है उसको कंसीडर करती हैं। तो यहाँ पर हमें इंडेक्स दिया है और इंडेक्सेशंस का यूज करके हमें मशीनरी की वैल्यू निकालनी है। कंपनी ने परचेज करी है एक मशीनरी 1 जनवरी 2015 को 60,000 रुपए की। रिटेल प्राइस इंडेक्स दिया है जब कंपनी ने 1 जनवरी 2015 को मशीनरी खरीदी, उस दिन हमारा ये इंडेक्स है 150। मतलब 60,000 1 जनवरी 2015 को रिप्रेजेंट कर रहा है 150 पे। ईयर एंड आ गया, ड्यूरिंग द ईयर इन्फ्लेशन हुआ, और जब ये ईयर एंड हुआ हमारे पास जो बेसिकली इंडेक्सेशन है वो इंडेक्सेशन की वैल्यू हमारी होगी 200। तो इस दिन मशीनरी की वैल्यू क्या होगी इस इन्फ्लेशन के हिसाब से, 60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो 200 60,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 150 को, तो 200 के लिए कितना, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा कितना। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में हमारे पास अलग अलग मेथड होते हैं, हम इन्फ्लेशन अकाउंटिंग नहीं यूज करते। आपको अकाउंट्स में प्रिंसिपल याद होगा, हिस्टोरिकल कॉस्ट, हमने जितने पे खरीदी हम उतने पे दिखाते हैं।
बट एज एन ऑप्शनल कंपनी चाहे तो अपने पास इन्फ्लेशन अकाउंटिंग के बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार कर सकती है एज एन ऑप्शनल। लॉ इसे परमिट नहीं करता, बट येस कुछ कंपनीज एज अ ऑप्शनल बताती हैं अपने डिस्क्लोजर में कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग अब हमारी एसेट की वैल्यू इतनी है, अब अगर हम खरीदते तो वो हमें 80,000 में मशीन, अकॉर्डिंगली दिस इज द यूज ऑफ इन्फ्लेशन अकाउंटिंग इन। चलिए, ये है अब आपके लिए आज का होमवर्क का सवाल। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपने मुझे बताना है। ऑलरेडी हमने 2 सवाल करे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का ही है, रीसेंट का ही है। हमें सेल्स का डाटा दिया है, ईबीआईटी का डाटा दिया है, टोटल एसेट दी है, करंट लाइबिलिटीज दी हैं, और सिंपली हमें बताना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और हम नेक्स्ट टाइम पहले इसे डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो कंसेप्ट को प्लीज थोड़ा सा थॉरली पढ़िएगा, कोशिश कीजिएगा रटने का काम कम से कम रहे। फॉर्मूले के डेरिवेशंस, फॉर्मूले के रिजल्ट, फॉर्मूले के इंक्रीज डिक्रीज जितने भी होते हैं वो आपको याद रहें। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच।